इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2 देखेंगे। उस दिन मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, आज ये पार्ट 2 का वीडियो है। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मैंने जैसे कि बताया हुआ था, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो आज हम लोग लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ लैंड देखेंगे, लैंड के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है क्लास 9 में कि व्हाट आर द वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर जो करेंगे वो होगा विल लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगा कि नहीं अगर ये हम इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, या फिर लैंड कैसे यूज करेंगे तो लैंड जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है लैंड सस्टेन करेगा कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज है जिसके द्वारा हम लोग प्रोडक्शन के फैक्टर को समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब भी इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो एज ए इकोनॉमिक्स हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट ओनली मीन दैट एरिया, लैंड यहाँ पे लैंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका मतलब सिर्फ एरिया ऑफ प्रोडक्शन से नहीं है। इट इंक्लूड एरिया ऑल्सो द फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, दैट इज एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो लैंड जो प्रोडक्शन का फैक्टर है इसका मतलब सिर्फ इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द एरिया बट इट ऑल्सो इंक्लूड फ्री गिफ्ट विच वी अचीव फ्रॉम नेचर। ये फ्री गिफ्ट कौन कौन से होते हैं? तो एयर होता है, वाटर होता है, फॉरेस्ट होता है और साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेस। तो लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही होता है। अब हम लोग टॉपिक कवर करते हैं फीचर ऑफ लैंड। लैंड के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे फर्स्ट फीचर होता है कि लैंड जो है वो फिक्स है। इट मीन्स इसकी क्वांटिटी फिक्स है, इसको ना हम लोग बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड और वी कैन नॉट रिड्यूस लैंड। लैंड जितना है उतना ही रहेगा, जमीन जितना अवेलेबल है हमारी अर्थ पे लैंड उतना ही है। इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते और ना ही हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। इसके फीचर्स को रिड्यूस और ऐड किया जाता है, इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस और ऐड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फीचर्स इंडिस्ट्रक्टिबल, दैट मीन्स अक्षय। We can only upgrade and degrade of the character of land। हम लोग इसके लैंड का जो भी कैरेक्टर होता है उसको हम लोग अपग्रेड या डिग्रेड कर सकते हैं टू बी सम एक्सटेंट। जैसे कोई लैंड फर्टाइल है तो उसको हम लोग प्रोडक्शन खेती की यूज में लेके आएंगे, एग्रीकल्चर की यूज में लेके आएंगे। जो लैंड इनफर्टाइल है उसको अगर हम लोग कोशिश करेंगे अगर एग्रीकल्चर के लिए जाना है तो उसको फर्टाइल बनाए, या फिर वहां पे हम लोग कोई फैक्ट्री सेटअप कर ले। कोई वेस्ट लैंड है वहां पे हम लोग कोई फैक्ट्री सेटअप कर ले। तो लैंड के जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको हम लोग अपग्रेड या डिग्रेड कर सकते हैं, ये खत्म नहीं कर सकते हैं। थर्ड फीचर इमोबाइल, वी कैन नॉट शिफ्ट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स ओरिजिन। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे मैंने बताया कि लैंड के फैक्टर में जो फ्री गिफ्ट हमको नेचर से मिलता है जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग उसके ओरिजिन प्लेस से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो ये होता है, जैसे मैं एज एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, सपोज डायमंड जो एक नेचुरल रिसोर्सेस है वो सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में होता है, तो हम उसको साउथ अफ्रीका से इंडिया में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तेल का कुआं जैसा कि आप लोग जानते हैं गल्फ कंट्रीज में, ईरान, इराक, वहां पे सबसे ज्यादा, कुवैत, वहां पे सबसे ज्यादा तेल का कुआं है। तो जिस चीज की जो नेचुरल रिसोर्सेज जहां पे वो ऑलरेडी उसको ओरिजिनेटेड प्लेस है वहीं पे रहेगा, वहां से हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर मल्टीपल यूज, लैंड का हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर इनफर्टाइल लैंड है तो वहां हम लोग कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जो फर्टाइल लैंड है उसमें हम लोग कोई एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। तो लैंड के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। तो ये सब फीचर्स ऑफ लैंड हो गए। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं आपके एग्जाम में उस चीज को भी मैं कवर अप करते जाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा आता है, 1 नंबर का बेसिकली एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि इज लैंड इज ए पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिव फैक्टर। दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक्टिव फैक्टर
एंड पैसिव फैक्टर। तो जो लैंड है वो हमारा एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जहां हम देखते हैं लैंड के जो भी फीचर्स हैं, लैंड पे अगर एग्रीकल्चर करना हो तो लेबर की यूज पड़ेगी, तो डेट मीन्स ये पैसिव फैक्टर है, क्योंकि लैंड के यूज करने के लिए हमको लेबर या कैपिटल किसी चीज की सहायता लेने पड़ती है। तो पैसिव फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज के यूज करने के लिए किसी और का हेल्प लिया जाए तो वो पैसिव फैक्टर होगा, और जो डायरेक्टली अपना काम कर सके दैट इज एक्टिव फैक्टर। तो लेबर एक्टिव फैक्टर होता है और लैंड जो हमारा होता है वो पैसिव फैक्टर आता है। एक और क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे बेसिकली पालमपुर की अगर हम बात करें तो पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, और इवन इफ की पालमपुर जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है उसको इंडिया का एक हाइपोथेटिकल विलेज के तौर पे दिखाया गया। हमारे इंडिया की भी जो मेन एक्टिविटी है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। तो हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, पालमपुर में इसको कैसे बढ़ाया गया, इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है बहुत सारा क्रॉपिंग, मतलब एक टाइम पे एक सीजन में, पूरे एक साल के सीजन में अलग अलग फसल उगाना। जैसे कि पालमपुर में भी हम लोग अगर देख रहे हैं, पालमपुर का अगर हम लोग चैप्टर देखेंगे तो इसमें विंटर सीजन में व्हीट की क्रॉपिंग होती है, साथ साथ में शुगर केन की भी होती है, सो डेट की उस शुगर कैन को शाहपुर में या रायपुर रायगंज में जाके उसको सप्लाई कर दिया जाता है, रायगंज में सप्लाई किया जाता है। मिड ऑफ अक्टूबर में पोटैटोज की खेती होती है, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा की खेती होती है। ज्वार और बाजरा बेसिकली कैटल फील्ड होते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सेकेंड तरीका जो प्रोडक्शन बढ़ाने का होता है वो होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड के द्वारा हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या होता है। तो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया हुआ था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताया गया कि कैसे हम लोग अपने फार्मिंग को, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया HYV सीड्स यूज करने के लिए। जो सीड्स की हाई यील्ड वैरायटी जो होती है, जो अच्छी वैरायटी होती है, वो सीड्स का हम यूज करके अपनी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसको पंजाब और हरियाणा में व्हीट एंड राइस की खेती के लिए यूज किया हुआ था। वहां पे उनका प्रोडक्शन 1300 kg पर हेक्टेयर से 3200 kg पर हेक्टेयर बढ़ गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ गया हाई यील्ड सीड्स के द्वारा। इसके साथ साथ इरिगेशन के लिए उन्होंने बताया, इरिगेशन के लिए सबसे पहले पोर्सियन यूज होता था, या अभी भी इंडिया में मैक्सिमम जो विलेजेस हैं वो इरिगेशन की उनकी जो मेन फैसिलिटी है वो रेनफॉल पे, बारिश पे डिपेंड करता है। अभी भी सिंचाई, इंडिया के खेतों में भी सिंचाई बारिश पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि बारिश की जगह पे अगर ट्यूबवेल के द्वारा अगर इरिगेशन हो तो इरिगेशन काफी अच्छे से होता है। तो ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन होने लगा, जहां पहले पोर्शन व्हील या रेनफॉल से होता था। लेकिन अभी भी मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, आज भी मोर देन 50-60% विलेजेस में सिंचाई हम लोग ट्यूबवेल से नहीं कर पाते हैं, बारिश का ही वेट करते हैं सिंचाई के लिए, जो भी हमारे फार्मर्स हैं। तो ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं हम लोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो इन सब तरीकों से हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, किसी भी चीज का प्रोस एंड कॉन्स दोनों होता है। जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी वो कम कर देता है। इसके साथ साथ HYV सीड्स जो होती है उसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा लगती है। तो उससे भी जब पानी की मात्रा ज्यादा लगती है तो पानी वाटर लेवल कम हो जाता है। इरिगेशन जब ट्यूबवेल से होगा तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। जैसे पंजाब में ग्राउंड वाटर काफी हद तक कम हो गया हुआ था। तो
तो जब भी डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट जब भी होता है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये तो डेवलपमेंट हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, बट इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से या फिर जो हम लोग यूज करते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ट्यूबवेल के लिए हम लोग ट्यूबवेल से हम लोग सिंचाई करते हैं, तो इन सब के कारण से बहुत ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का, तीसरा तरीका एग्रीकल्चर बढ़ाने का, वो होता है यूजिंग फार्मिंग मशीनरी। जैसा कि हमने बुक में भी देखा, दीनदयाल नाम के एक जो फार्मर है, उन्होंने नया नया फार्मिंग मशीनरी वो यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर यूज करते हैं, थ्रेशर्स यूज करते हैं। तो इन सब से एक तो उनको लेबर कम लगता है और दूसरा कम टाइम पे उनका ज्यादा काम हो जाता है और प्रोडक्शन भी उनका बढ़ जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है, यूजिंग फार्मिंग मशीनरी होता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे वेस्ट लैंड है, जो हमारा लैंड वेस्ट है, उस पे भी अगर उस लैंड को हम लोग फर्टाइल कर दे तो वहां पे भी हम लोग प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं, तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विल्ड लैंड सस्टेन। क्या हमारा जो जमीन है वो सस्टेन करेगा कि नहीं। बार बार मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी पे। किसी भी चीज की सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसकी क्वांटिटी ऐड और माइनस नहीं हो सकती, बट इसके फीचर्स ऐड और माइनस होते हैं, इसके कैरेक्टर ऐड और माइनस हो सकते हैं, इसके कैरेक्टर अपग्रेड और डिग्रेड होते हैं। तो अगर लैंड का हमने सही ढंग से यूज नहीं किया तो फिर इसके फीचर्स जो है वो अपग्रेड होने की जगह पे डिग्रेड हो जाएंगे, फर्टाइल लैंड कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया कि HYV सीड्स, इनके लिए वाटर बहुत ज्यादा लगता है। तो जब हम HYV सीड्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो ये सब सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते हैं, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है इसको ये लोग कम कर देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कम कर देते हैं। साथ साथ में जो HYV सीड्स होती है उनके लिए वाटर बहुत ज्यादा लगता है। ट्यूबवेल से जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो वाटर लेवल कम हो जाता है, तो इससे लैंड की सस्टेनेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पंजाब में भी या हरियाणा में भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब बहुत ज्यादा यूज होने लगा, इसके साथ साथ HYV सीड्स का यूज होने लगा, तो वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। These are the ways of increasing production. So these ways are: first, multiple cropping; second, using modern farming machinery or using modern farming methods. Even if अगर हमने जो हमारा वेस्टलैंड है उसको भी अगर हम लोग फर्टाइल कर देते हैं, हमारा जो लेस फर्टाइल लैंड है उसको भी अगर हम लोग फर्टाइल करते हैं तो वहां भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जब कभी हम कोई खेती करते हैं, किसी भी अगर सपोज वीट का किया या फिर किसी चीज का हमने राइस का कोई खेती लगा, वहां पे अगर हमने कोई वेजिटेबल्स की खेती उसके साथ साथ कर ले रहे हैं तो हमारा क्रॉप बढ़ जाता है। तो इन तरीकों से हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। नाउ विल टॉक ऑन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। एज आई अर्लियर सेड यू दैट पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज ऑफ इंडिया। पालमपुर को एक हाइपोथेटिकल विलेज दर्शाया गया है, जिससे कि इंडिया के बारे में, इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में या प्रोडक्शन के फैक्टर को समझाया गया है। तो जैसा कि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा है, किसी को बहुत कम है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सही ढंग से नहीं है। सेम ऐसा ही पालमपुर में भी जितनी फैमिली रहती है वहां भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लैंड का मेजरमेंट यूनिट क्या होता है। लैंड का मेजरमेंट यूनिट हम लोग हेक्टेयर में करते हैं, या फिर बहुत जगहों पे बीघा यूज होता है, बहुत जगह पे कट्ठा यूज होता है। तो ये सब लैंड का मेजरमेंट यूनिट होता है, जिससे हम लोग लैंड मेजर करते हैं। जैसे किसी के पास जमीन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 1 कट्ठा जमीन है, कोई बोलता है हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, कोई बोलता है हमारे पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, कोई बोलता है हमारे पास इतना जमीन है। तो ये सब लैंड का मेजरमेंट यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में जो फैमिली रहती है, जो भी पालमपुर की फैमिली है, उनके बीच लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके बीच लैंड को कैसे, जमीन को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले वहां टोटल 450 फैमिली है, जिसमें 150 फैमिली, जो 150 फैमिली, उनके पास कोई जमीन नहीं है। दे आर फार्म लेबरर, वो दूसरों के खेत में काम करते हैं, उनको फार्म लेबरर भी कहा जाता है। बेसिकली वो लोग दलित हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, पालमपुर का मेन एक्टिविटी फार्मिंग ही है।
तो जब पालमपुर की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है और उनके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेत में काम करते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी पुअर, बहुत हार्डली वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। सेकेंड, 240 फैमिली जो है उनके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े में जमीन है, जैसे लेस देन 2 हेक्टेयर। वहां जो भी 240 फैमिली है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आता है जिसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ। थर्ड, आपका ऑलमोस्ट 60 फैमिली है जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर जमीन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और उसमें से बहुत कम ही फैमिली है जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर जमीन है। तो वो जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर है वो बहुत बड़े बड़े किसान हैं। उन्हीं किसानों के यहाँ ये जो 150 फैमिली वाले जो फार्म लेबरर हैं वो काम करते हैं। इसके साथ साथ ये भी जो लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो अपने खेतों में तो काम करते ही हैं, साथ में या तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं या फिर दूसरे के खेत में काम करते हैं, सो डैट कि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए, अपनी लाइफ गुजार पाए। अभी जो कुछ दिन पहले मैंने बोला कि वो फैमिली जिनके पास एक तो जमीन पहले ही से कम थी, तो उनकी फैमिली जैसे ही अपग्रेड होती है, अपग्रेडेशन का सेंस है कि जब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे को बच्चे होंगे, तो उनका जमीन भी कम होते जाता है। जैसे बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, गोविंद नाम का एक फार्मर है जिसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों के साथ वो फार्मिंग करता था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो लैंड था ऑलमोस्ट उसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो एक किसान के पास अब उसके एक बेटे के पास 0.75 हेक्टेयर जमीन बचा। तो ऑलरेडी जहां गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी जिससे वो खेती करके अपनी लाइफ गुजारता था, जब उसकी डेथ हो गई तो उनके बेटों के पास 0.75 दैट मींस लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन बचा। तो उनके लिए अपनी लाइफ गुजारना और मुश्किल होते गया। जैसा कि हमेशा ही हम न्यूज में भी पढ़ते हैं कि जमीन का बंटवारा हुआ, तो किस सेंस में जमीन का बंटवारा हुआ, दादाजी थे, दादाजी के 2 बेटे हो गए तो उन्होंने 2 बेटों में अपनी जमीन बांट दिया, फिर वो 2 बेटे के 3 बेटे हो गए तो उसमें उन्होंने जमीन बांट दिया। तो जो बड़े टुकड़े होते थे उन बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों में बांटते चला गया, जमीन का टुकड़ा होते गया, और उससे फिर उनकी जो इनकम है वो धीरे धीरे घटते जा रही थी। जहां गोविंद को 2.25 हेक्टेयर से बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन इतना हो जाता था कि वो अपनी फैमिली ठीक ठाक गुजार पाए, तो उनके बेटे के पास 0.75 बचा, तो वो एग्रीकल्चर बहुत कम होने लगा, खेती बहुत कम होने लगे। सपोज अब इनके भी जब बेटे होंगे इसका भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो छोटे फार्मर होते हैं, जो हमेशा हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि फार्मर सुसाइड करते हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो रीजन वही होता है कि या तो उनके पास, जैसा हम लोग देखते हैं कि बहुत फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है। जैसा कि ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक मैंने ग्राफ ये बनाया हुआ है, ये ग्राफ आपके बुक में भी दिया हुआ है, 36% कल्टिवेटेड एरिया एंड 64% कल्टिवेटेड एरिया। नेक्स्ट ग्राफ 20% नंबर ऑफ फार्मर, 80% नंबर ऑफ फार्मर। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि 20% नंबर ऑफ फार्मर जो हैं उनके पास मोर देन 64% कल्टिवेटेड एरिया है। मतलब नंबर ऑफ फार्मर की संख्या 20% है तो उनके पास एरिया 64% है, कल्टिवेटेड एरिया। और वहीं ऑन द अदर हैंड जहां नंबर ऑफ फार्मर 80% है तो उनके पास कल्टिवेटेड एरिया 36% है। तो इस ग्राफ के द्वारा आप देखिए फार्मर, बहुत कम फार्मर है जिनके पास कल्टिवेटेड एरिया बहुत ज्यादा मिला हुआ है, और बहुत ज्यादा जहां फार्मर्स की संख्या है उनको कल्टिवेटेड एरिया बहुत कम मिला हुआ है। तो इस तरह से किसानों की जो स्थिति होती है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। आगे जब हम इसका प्रोडक्शन के और जो फैक्टर पढ़ेंगे, कैपिटल या लेबर, तो इसमें मैं आपको और बेहतर समझा पाऊंगा फार्मर की कंडीशन जो इंडिया में हो रही है। फिलहाल जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि लैंड को हम लोगों ने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखा है पालमपुर में। सेम ऐसा ही लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है। यही बार बार मैं इस टॉपिक को दोहरा रहा हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो हमेशा आप न्यूज में सुनते हो कि किसान भूखे मर रहे हैं, किसान मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। मजदूरी के लिए लोग इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि उनके पास जमीन धीरे धीरे डिवाइड होके, एक तो पहले ही से कम जमीन थी और धीरे धीरे वो जमीन और डिवाइड होके और कम होते जा रही है। सेकंड रीजन इसका एक ये भी है, जैसा कि बुक में भी दिया गया है, जैसे जिनके पास बहुत ज्यादा 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जैसे कि एग्जांपल बताया गया है दीनदयाल का, उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड वो यूज कर रहे हैं, नई नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, थ्रेशर्स लेके आ रहे हैं, तो इससे उनको फार्म लेबरर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जरूरत नहीं पड़ती है तो ये लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। एक और एग्जांपल जो मैंने आपको बताया
गोविंद या श्याम का, ये लोग क्या होते हैं कि इनके पास बहुत कम जमीन है और धीरे धीरे इनकी फैमिली बढ़ती है तो वो जमीन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इनके पास प्रोडक्शन और कम होता है। जहां ये पहले 10 बैग, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं, अपने 2 हेक्टेयर जमीन में अगर उपजा रहे हैं, अगर इनकी जमीन 1 हेक्टेयर हो गई तो इनके पास 5 बैग बचा। किसान क्या होता है कि जब भी खेती करता है तो वो अपने सरप्लस अमाउंट को ही मार्केट में बेचता है, जो उसके पास सरप्लस होता है उसी को बेचता है। जैसे उसके पास अगर वो 10 बोरा अगर व्हीट या राइस अगर उपजा रहा है, उसका कंजम्पशन अगर 5 बोरे का है तो बाकी का 5 बोरा ही मार्केट में वो सेल करता है। तो अब ये एग्जांपल देखिए आप, 2 हेक्टेयर में 10 बैग सपोज उसका प्रोडक्शन होता था, अगर इसमें उसकी कंजम्पशन 2 बैग की थी तो उस समय वो 8 बैग बेच ले रहा था। अभी क्या है, उसकी फैमिली बढ़ी तो उसका कंजम्पशन बढ़ गया और साथ में लैंड कम हो गया। कंजम्पशन बढ़ गया, ऑन द अदर हैंड लैंड कम हो गया। तो जब लैंड कम हो गया तो जहां 10 बैग होता था 1 हेक्टेयर में, अब 5 बैग होगा। कंजम्पशन जहां 2 बैग था वो अगर सपोज 3 बैग हो गया तो ये 2 बैग ही मार्केट में सेल कर पाएगा। जहां पहले वो 8 बैग सेल करता था, अभी वो 2 बैग ही सेल कर पाता था। यही रीजन है कि धीरे धीरे जैसे ही उनकी फैमिली बढ़ती है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और कंजम्पशन बढ़ता है, तो किसान और डे बाय डे और गरीब होते जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो कवर टॉपिक किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया लैंड के बारे में कि लैंड सिर्फ एक एरिया नहीं है, इसको सिर्फ एक एरिया के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इसके साथ साथ ये फ्री गिफ्ट जो नेचर का मिलता है वो सब भी लैंड में आता है। जो मैंने सेकंड टॉपिक कवर किया वो किया कि लैंड पैसिव फैक्टर या एक्टिव फैक्टर है, लैंड का फीचर्स बताया मैंने आपको, लैंड की सस्टेनेबिलिटी बताया, 3 वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन जो कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है ये बताया, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मैंने पालमपुर में बताया। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसको हम लोग लेबर एंड कैपिटल को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।